कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं जगदीश डागुर आज की क्लास में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, यानी पहले मैंने हिंदी साहित्य के बारे में बताया था, हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में बताया था, साहित्य के बारे में बताया था और इतिहास के बारे में बताया था। आज हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसकी लेखन की जो परंपराएं हैं, उनके बारे में अवगत कराएंगे, जिसमें वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है वो 19वीं सदी से माना जाता है। यानी साहित्य लेखन का वास्तविक रूप से अगर अध्ययन किया जाए या जो लिखने की परंपरा आरंभ की गई थी वह 19वीं सदी से की गई थी। अगर मध्यकाल में भी 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दो ग्रंथ लिखे थे गोकुलदास ने। कौन ने? गोकुलदास ने। नाम से ही विदित है कि ये भी वार्ता ग्रंथ थे। वार्ता ग्रंथ कैसे ग्रंथ थे? वार्ता ग्रंथ। ये मध्यकाल में लिखे गए वार्ता ग्रंथ थे, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता और एक है 252 वैष्णव की वार्ता। ये ग्रंथ गोकुलदास के द्वारा लिखे गए थे। नाम से ही विदित है 84 वैष्णव और 252 वैष्णव। तो 84 और 252 जो भक्त कवि हुए थे, उनका यहां पर वर्णन है। इसके बाद नाभादास, उसके बाद नाभादास का ग्रंथ कौन सा? भक्तमाल। नाभादास के ग्रंथ जो भक्तमाल है, उसमें भी जो भक्त कवि हैं उनका वर्णन मिलता है। लेकिन ये जो ग्रंथ है, इनको सिरे से खारिज कर दिया गया कि इनको हम साहित्य इतिहास के ग्रंथ नहीं कह सकते। इसलिए जो इतिहास लेखन की परंपरा है, इतिहास ग्रंथ लिखने की जो परंपरा है, वह कब से मानी गई है? 19वीं सदी से मानी गई है। सबसे पहले देखें कि इतिहास ग्रंथ, यानी हिंदी के साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने का जो श्रेय है, वह पाश्चात्य विद्वान जो कि गारसादा तासी, यानी फ्रेंच विद्वान कौन? गारसादा तासी। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था साहब, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक ग्रंथ लिखा गया। नाम क्या था उसका? इस्तवार द लेतियतुर एंदोस्तानी। देखिए, इस्तवार दला
लेटियतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक क्या लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, गारसा दा तासी। और गारसा दा तासी ने इस ग्रंथ को लिखा था और इसका प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में इसके जो दोनों भाग हैं इनको निकाला गया था। तो गारसा दा तासी इस्तबार दा लेतियतुर एंदोई हिंदुस्तानी, जिसके प्रथम भाग को 1839 और द्वितीय भाग को 1847 में निकाला था। इसके बाद आप देखें अब आपको यह विदित होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक हिंदी भाषी के द्वारा नहीं लिख करके किसके द्वारा लिखा गया था, फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया था। अब इसमें द लेतियतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ है। इसमें जिस पद्धति का प्रयोग किया गया था वह पद्धति कौन सी थी, वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। ध्यान रहे, यानी इस ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। कौन से ग्रंथ में, एस्तवार एंदोई हिंदुस्तानी, जो ग्रंथ लिखा गया था किनके द्वारा, गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में कौन सी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति का वर्णन किया गया है। इसमें 738 कवियों का वर्णन है। कवियों का वर्णन किया गया है। ध्यान रहे, यानी जो गारसा दा तासी थे, यानी गारसा दा तासी, गारसा दा तासी जो थे वो हिंदी के विरोधी, हिंदी के विरोधी और उर्दू भाषा के क्या थे, उर्दू भाषा के समर्थक थे। भैया ध्यान रखें, यानी सबसे बड़ी बात, जो गारसा दा तासी थे वे हिंदी भाषा के क्या थे, विरोधी थे और उर्दू भाषा के समर्थक थे। अब आप देखिए, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा एंदोई हिंदुस्तानी, एंदोई हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ लिखा था, ये जो ग्रंथ लिखा था, इसमें इन्होंने 738 कवियों का वर्णन किया। कितने कवियों का वर्णन किया, 738। अब ध्यान देने के बाद इनमें से केवल 72 कवि हिंदी के थे। कितने कवि, 72 कवि किसके थे साहब, हिंदी के थे। क्यों कि ये जो पक्षधर थे कौन सी भाषा के थे, उर्दू भाषा के समर्थक थे। कौन, गारसा दा तासी। तो गारसा दा तासी के द्वारा अब इनमें इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने जो 738 कवियों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया, उनमें से केवल कितने, 72 कवियों का ही वर्णन, यानी हिंदी कवियों का वर्णन यहां पर मिलता है। इसलिए इससे ही विदित होता है कि ये ज्यादातर पक्षधर थे जो कौन सी भाषा के थे, उर्दू भाषा के थे। जबकि एक पंजाबी विद्वान, भैया ध्यान रखें, एक पंजाबी विद्वान हुए थे, उन्होंने किसको, जो अपन की उर्दू भाषा है, कौन सी भाषा, उर्दू भाषा को, पंजाबी विद्वान नवीन चंद
पंजाबी विद्वान जिनका नाम क्या है, नवीन चंद। उन्होंने उर्दू भाषा को आशिकों की भाषा कहा। किसकी? आशिकों की भाषा, आशिकों की भाषा कहा। और इन्होंने कहा कि हमेशा आपसी संवाद या किसी प्रकार का साक्षात्कार हम किस भाषा में नहीं कर सकते, उर्दू भाषा में नहीं कर सकते। अब जब नवीन चंद्र ने उर्दू भाषा को क्या कहा, आशिकों की भाषा कहा, तो ये कौन, गारशद अत्ताशी फ्रांस में बैठे हुए, हां फ्रांस में बैठे हुए इन्होंने जब सुना कि हिंदुस्तान में किस भाषा को, उर्दू भाषा को क्या आशिकों की भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये बहुत ही क्रोधित हो गए साहब। क्या हो गए? बहुत ही क्रोधित हो गए। कौन? गारशद अत्ताशी। और इन्होंने हिंदी भाषा को भद्दी भाषा तक कह दिया। क्या कह दिया? भद्दी भाषा, यानी हिंदी भाषा का उपहास, मजाक कर दिया। समझिए, इन्होंने हिंदी भाषा को भद्दी भाषा कह दिया। अब आप समझिए, जब इन्होंने हिंदी भाषा को भद्दी भाषा कह दिया तो इनको कौन सी जरूरत पड़ी कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? भाई भद्दी भाषा का कोई साहित्य लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता। लेकिन ये तैस में आकर के इन्होंने हिंदी को क्या कह दिया? भद्दी भाषा कह दिया। क्यों? कि ये पक्षधर कौन सी भाषा के थे? उर्दू भाषा के थे। अब देखिए साहब, फ्रांस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, फ्रांस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो कभी कहां नहीं आया? भारत। कभी कहां नहीं आया? भारत नहीं आया। उसने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया, इसने 738 जो कवि थे जिनका इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। इनमें से 72 कवि कौन थे? हिंदी के थे। बाकी के जो कवि थे वो कौन सी भाषा के थे? उर्दू भाषा के थे। उर्दू भाषा के थे। आगे इन्होंने जिन कवि बताए उनमें से अंगद से लेकर, अंगद कवि से लेकर हेमंत कवि का वर्णन किया है। इधर देखिए साहब, जो व्यक्ति कभी भी हिंदुस्तान नहीं आया, जिसको भारत के इतिहास का कोई पता नहीं है, साहित्य के इतिहास का कोई पता नहीं है, उसने 700 यानी 738 कवियों का वर्णन अपने हिंदुस्तानी में वर्णन किया है। उनमें से 72 कवि किसके माने? हिंदी के कवि माने। उनमें से अंगद से लेकर हेमंत कवि तक का वर्णन है। अब हमको तो ध्यान नहीं कौन अंगद कवि हुए और कौन हेमंत कवि हुए। इन्होंने अपने साहित्य में उनका वर्णन किया है। ध्यान रखना भैया। तो आपको जो गारशद अत्ताशी के द्वारा हिंदी साहित्य लेखन के लिए इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या है? द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये है। और इसमें कितने कवियों का वर्णन किया है? 738 का। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। और हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा था उसका प्रकाशन प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है, मूल रूप से कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से।
19वीं शताब्दी से। और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले यह प्रयास किसने किया था लाली भैया? किसने किया था? गारशद अत्ताशी के द्वारा। गारशद अत्ताशी कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रथम इतिहास लेखन का जो प्रयास किया उसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच। अगर आपसे पूछता है कि इंदोस्तानी जो ग्रंथ है उसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा है। कौन सी है साहब? फ्रेंच भाषा। ध्यान रखना, कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। आगे देखें, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दूसरा ग्रंथ जो लिखा था उसका नाम है तज़किरा-ई-शुएरा। तज़किरा-ई-शुएरा, तज़किरा-ई-शुएरा ई हिंदी, ई हिंदी, तज़किरा-ई-शुएरा ई हिंदी। इसका प्रकाशन 1948 में माना जाता है। कब माना जाता है साहब? 1948 में। ऐड करते जाना, आप ऐड करते जाना। यानी 1948 में तज़किरा-ई-शुएरा ई हिंदी नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसका दूसरा नाम तबक़ात-ए-शुएरा, तबक़ात-ए-शुएरा भी माना जाता है। भैया ध्यान रखें, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए जो ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है तज़किरा-ई-शुएरा ई हिंदी, जो कब, जिसका प्रकाशन कब माना गया है? प्रकाशन 1948 में माना गया है। ध्यान रखें आप, तबक़ात-ए-शुएरा जो है इसके लेखक है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन। ध्यान रहे भैया, यानी तज़किरा-ई-शुएरा ई हिंदी 1948 में लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है, जिसका दूसरा नाम है तबक़ात-ए-शुएरा। एग्जाम में पूछ सकते हैं साहब, यानी मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इसके दो नाम है साहब। एक है तज़किरा-ई-शुएरा ई हिंदी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था साहब? 1948। कब हुआ था? 1948। और मौलवी करीमुद्दीन, यानी इनके जो लेखक है, लिखने वाले हैं वो मौलवी करीमुद्दीन। इसमें 1004 कवियों का वर्णन है। कवियों का वर्णन है। भैया ध्यान इधर कि देखो, 1004 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 62 कवि, जिसमें से 62 कवि किसके हैं? हिंदी भाषा के हैं साहब। देखिए साहब, गारशद अत्ताशी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था उसमें उन्होंने कितने 738 कवि का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का वर्णन किया? 738। उनमें से कितने 72 कवि किसके थे? हिंदी के, हिंदी भाषा के थे साहब। ठीक है, किस भाषा के थे? हिंदी भाषा के थे। आगे देखिए, तज़किरा-ई-शुएरा हिंदी 1948 में प्रकाशित हुआ था। इसमें दूसरा नाम है तबक़ात-ए-शुएरा। नाम क्या है? तबक़ात-ए-शुएरा, जो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यानी मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, जिसमें 1004 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? 1004 कवियों का वर्णन है, जिसमें से केवल कितने 62 कवि ही किसके हैं?
हिंदी भाषा के हैं। अगला ऐड करते जाना लाली भैया, लिखते जाना इनको, है ना। यानी तदकरा ईश्वरा के बारे में लिख लें। अगला हटा दूं इसको। तीसरा प्रयास, ध्यान देना, तीसरा जो प्रयास किया गया था वो लेखक महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल, लेखक महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, जिसका नाम था, लिख लीजिए पहले इसको, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह, यानी तीसरा प्रयास जो किया गया था महेश दत्त शुक्ल काव्य यानी भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन सन 1873 में किया गया। में किया गया 1873 में किया गया था साहब। और नवल किशोर प्रेस लखनऊ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, लखनऊ से इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था साहब। इसके बाद जो चौथा प्रयास जो किया गया था वह शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ क्या था, क्या नाम था इसका, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष क्या है, हां 1883, 1883। ध्यान रखना साहब, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए कि शिव सिंह सरोज के द्वारा भारतीय विद्वानों के द्वारा, यानी भारतीय विद्वान शिव सिंह सरोज। अब एक चीज आती है, अब तक जो इतिहास ग्रंथ लिखने की परंपरा थी वह विदेशी या अहिंदी, जो हिंदी नहीं बोलते हैं उन विद्वानों के द्वारा की गई थी। लेकिन पहला हिंदी भाषी द्वारा, इधर देखिए, किसी हिंदी भाषी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का आगाज किया गया, आगाज किया गया। ध्यान रहे साहब, ध्यान रहे। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले किस हिंदी भाषी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और उसने किस नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, तो वह कौन है, शिव सिंह सेंगर। क्या नाम है साहब,
शिव सिंह सेंगर। और किस इनके ग्रंथ का, इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष कितने के मेरे भैया? 1883। कितना है इसका प्रकाशन वर्ष? 1883। इसमें इन्होंने 1003 कवियों का वर्णन किया है। कवियों का वर्णन किया है, ध्यान रहे भैया। कितने कवियों का वर्णन किया है? 1003 कवियों का वर्णन किया है। इसमें दूसरी बात, इसमें इस ग्रंथ में जो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, इस ग्रंथ में इन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण, भैया ध्यान रखें, काल विभाजन एवं नामकरण को महत्व दिया है। नोटेट करते जाएं भैया। इधर देखिए, जो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1800 क्या है? 83 है। भैया ध्यान रखना बिल्कुल। यानी चौथा जो प्रयास है, चौथा जो प्रयास है वह किनके द्वारा किया गया था? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था। और शिव सिंह सेंगर के द्वारा इतिहास जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष कितना है? 1883। और किसी, सबसे बड़ी बात, किसी हिंदी भाषी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का आगाज किया गया था। इससे पहले किसी भी हिंदी भाषी ने इतिहास लेखन का आरंभ नहीं किया था। इसमें कितने कवियों का वर्णन है भैया? कितने का? 1003 का। और इसको भी भैया, इस ग्रंथ को भी जो प्रकाशन करने का श्रेय है वह नवल किशोर प्रेस लखनऊ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, प्रेस लखनऊ को जाता है, को जाता है। ध्यान रहे भैया, इसको ध्यान रखें कि अब ये आ जाता है जैसे कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहां से किया गया था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से किया गया था। और इसमें जो 1003 कवियों का वर्णन है वो विशुद्ध हिंदी भाषी, क्या है वो? विशुद्ध हिंदी भाषी कवि हैं। भैया ध्यान रखें कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा, वह जिसका प्रकाशन वर्ष 1800 क्या है? 83 है। किसी हिंदी भाषी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का आगाज किया गया है पहली बार, जिसमें कितने? 1003 कवियों का वर्णन है। जो 1003 कवि हैं वो पूरे क्यों, कौन सी भाषा को? विशुद्ध हिंदी भाषी है। और इस ग्रंथ में भैया, इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण को महत्व दिया गया है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन किया गया था। और यह भी निश्चित बात है, हिंदी साहित्य शिव सिंह सेंगर के बारे में माना जाता है कि हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य के प्रारंभ में, हिंदी साहित्य के प्रारंभ में हिंदी शब्द की विवेचना
पर भी इन्होंने बल दिया है। भैया ध्यान रखें, हिंदी साहित्य के प्रारंभ में हिंदी शब्द की विवेचना पर भी इनके द्वारा क्या दिया गया है? बल दिया गया है। और एक बात फिर, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भारतीय द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा गया था, तो शिव सिंह सरोज। और लिखने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर। आगे इतिहास लेखन की परंपरा में जो नाम है वह आता है सर इब्राहिम जॉन ग्रियर्सन। भैया किन का नाम आता है? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? सर इब्राहिम जॉन ग्रियर्सन। ये भी अहिंदी भाषी थे। ये भी कैसे थे? अहिंदी भाषी थे। यानी इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भैया इधर देखिए साहब, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन कब हुआ था साहब? 1888। 1888 में। तो भैया यानी ग्रियर्सन, जिनका पूरा नाम है सर इब्राहिम जॉन ग्रियर्सन, इनके द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक एक ग्रंथ है लिखा गया था। पहले जो दो ग्रंथ लिखे गए थे, यानी एक तो गारसा दत्त तासी के द्वारा और एक कौन के द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। गारसा दत्त तासी के द्वारा लेतियतुर एंदो हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा गया था, उसमें जिस पद्धति का प्रयोग किया गया था वह थी वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति। और सबसे पहले अगर किसी साहित्यकार ने, किसी विद्वान ने कालक्रम पद्धति का प्रयोग किया था तो वो कौन है? ग्रियर्सन है। कौन है? ग्रियर्सन है। इन्होंने कालक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इस द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो ग्रंथ है, इसका बंगाल में एक संस्था थी जिसका नाम था बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी के विशेषांक में
विशेषांक में, इसको सांकेतिक में 1888 में, इसको 1888 में बंगाल की एशियोटेक सोसाइटी के विशेषांक में इसका प्रकाशित किया गया था साहब। मैं इस ग्रंथ को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अब ध्यान रहे 1888 में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। उन्होंने एशियोटेक सोसाइटी का निर्माण किया था साहब। इसी से इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था साहब। कौन से का, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किया था साहब। स्वतंत्र रूप से प्रकाशन जो किया गया था वो किया गया था 1889 ईस्वी में। यानी जो पुस्तक है कौन सी, इधर देखिए भैया, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सर जॉन इब्राहिम द्वारा लिखी गई थी। इसको बंगाल की एशियोटेक सोसाइटी के विशेषांक में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया था। जो वास्तविक रूप से स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो कब किया गया था, 1889 में किया गया था साहब। इस ग्रंथ में 952 कवि, कितने, 952 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 886 कवि, इधर देखें, यानी जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो पुस्तक लिखी, इसमें से इसमें 952 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है, 952 कवियों का वर्णन है, जिनमें से 886 जो कवि हैं वो शिव सिंह सेंगर के कौन से ग्रंथ से, शिव सिंह सरोज से। लिए गए हैं भैया, ध्यान रखें। यानी ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए जिस ग्रंथ का नाम था उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे सन 1888 में एशियोटेक सोसाइटी के विशेषांक में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन 1889 माना जाता है। इसमें 952 कवियों का वर्णन है। कितने का भैया, 952 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज में जो शिव सिंह सेंगर ने माने हैं उनको जो कि त्यों लिखा गया है। तो ये जो प्रयास था, इसके बाद अगला प्रयास कौन सा नंबर था, 6। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो अगला प्रयास था वो किया था मिश्र बंधु ने साहब। किन्होंने किया था, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु 3 भाई थे। कितने थे, 3 भाई, जिनमें
श्याम बिहारी मिश्र। नंबर 2 गणेश बिहारी मिश्र। नंबर 3 सुखदेव बिहारी मिश्र। भैया हिंदी साहित्य लेखन का जो तीसरा प्रयास किया गया था और जो सफल प्रयास किया गया था वह मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया था, जिनमें नंबर 1 श्याम बिहारी मिश्र, नंबर 2 गणेश बिहारी मिश्र, नंबर 3 सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 है वे, इनको कहा गया है मिश्र बंधु। क्या कहा गया है भैया? मिश्र बंधु कहा गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। बंधु विनोद, जिसके 4 भाग थे। कितने भाग थे साहब? 4 भाग। हिंदी साहित्य के इतिहास मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में लिखा था, जिसके प्रथम 3 भाग को कब प्रकाशित किया गया था? 1913। जिसके प्रथम 3 भागों को 1913 में, भैया जिसके प्रथम 3 भागों को क्या 1913 में प्रकाशित किया गया और चौथे भाग को 1934 में, जिसके चतुर्थ भाग को 1934 में प्रकाशित किया गया था साहब। भैया ध्यान रहे कि जो हिंदी साहित्य लेखन का मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रयास किया गया था और मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ है? मिश्र बंधु विनोद, जिसको कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में भैया? 4 भागों में लिखा गया था। उसके प्रथम 3 भागों को, भैया ध्यान रखना, उसके प्रथम 3 भागों को कब 1913 में प्रकाशित किया गया था। उनके चतुर्थ भाग को कब 1934 में प्रकाशित किया गया था। इसमें 4591 कवियों का वर्णन है। कवियों का वर्णन है। ध्यान रहे भैया, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में 4591 कवियों का क्या है? वर्णन है। सबसे बड़ी बात इस ग्रंथ की यह है कि इसमें संपूर्ण
हिंदी साहित्य के इतिहास को भैया ध्यान रखना, इसके संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। कितने कालखंडों में? 5 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। खंडों में वर्गीकृत किया गया है। भैया ध्यान रहे, यानी मिश्र बंधुओं द्वारा जो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया है, लाली भैया इधर देखें, मिश्र बंधुओं द्वारा जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा। इसे 4 भागों में लिखा था, जिसके प्रथम 3 भागों को 1913 में एवं जिसके चतुर्थ भाग को 1934 में प्रकाशित किया गया था। इसमें हिंदी के 4,591 कवियों का क्या है? वर्णन है। आगे यह इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को, इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। कितने कालखंडों में वर्गीकृत किया गया भैया? 5 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। और आगे देखिए कौन सा प्रयास है? 7वां। ध्यान देना साहब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम क्या है भैया? हिंदी साहित्य का कौन सा संक्षिप्त इतिहास। अभी बताता हूं मैं आपके लिए। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इधर ध्यान दें, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1929 में लिखा गया, इसी ग्रंथ का नाम भैया समझना साहब, इसी ग्रंथ को पहले इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से लिखा था। समझिए साहब, पहले जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, इसे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। जो हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, लाली भैया इधर देखिए, हिंदी नागरी प्रचारणी सभा, इधर देखिए लाली भैया, प्रचारणी सभा, यानी हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा में इस ग्रंथ को पहले किस नाम से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित किया गया था। कौन से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से प्रकाशित किया गया था। बाद में इस ग्रंथ का नाम बदल करके क्या कर दिया? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास
इसमें शुक्ल जी ने हिप्पोलायत तेन की विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। भैया इधर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पहले किस नाम से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से लिखा था साहब, जिसे इसी नाम से हिंदी नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित किया गया था। बाद में इसका नाम हिंदी शब्द सागर की भूमिका से बदल करके क्या रख दिया सर साहब? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इस ग्रंथ में हिप्पोलायत तेन की विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। तेन ने विधेयवादी पद्धति में का जो प्रयोग किया था, जो मैंने पिछले पीरियड में, पिछले कालांश में पद्धति पढ़ाई थी, उनमें बताया गया था कि इन्होंने हिप्पोलायत तेन की विधेयवादी पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया है। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य ग्रंथ में वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है, कौन सा है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। दूसरा आ जाए, दूसरा प्रश्न पूछ ले कि किस साहित्यकार ने अपने ग्रंथ में, किस हिंदी साहित्यकार ने अपने ग्रंथ में सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। भैया ध्यान रखें, इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने अपभ्रंश और हिंदी को अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया है। इधर ध्यान दें, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें अपभ्रंश और हिंदी को अलग करने का प्रयास किया है। ध्यान रहे तो भैया, सातवां जो प्रयास किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके, यानी हिंदी जगत में एक तहलका मचा दिया। क्यों? सबसे पहले इस ग्रंथ को इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जो कि हिंदी नागरी प्रचारणी सभा में इसको इसी नाम से प्रकाशित किया गया था, और इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने कौन सी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। तीसरी बात, इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने अपभ्रंश और हिंदी को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अगला प्रयास, आठवां, रामकुमार वर्मा।
रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ध्यान दे भैया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। भैया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किनके द्वारा लिखा गया था? रामकुमार वर्मा। भैया ध्यान दें, रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो कार्य किया था वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में किया गया था। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि रामकुमार वर्मा ने इस ग्रंथ में ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य। ध्यान दें, ज्ञानाश्रय यानी रामकुमार वर्मा ने इस हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में ज्ञानाश्रय शाखा को क्या कहा है? संत काव्य। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के उस साहित्यकार का नाम बताइए जिसने ज्ञानाश्रय शाखा को क्या संत काव्य एवं प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय शाखा को क्या कहा है? संत काव्य। और प्रेमाश्रय शाखा को क्या कहा है? सूफी काव्य कहा है। अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ में रामकुमार वर्मा ने किस ग्रंथ में ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा है, तो वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। भैया ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938। ज्ञानाश्रय शाखा को क्या कहा है और प्रेमाश्रय शाखा को क्या कहा है? इन्होंने इसमें ही, ध्यान रखें साहब, यानी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल, कौन सा भैया? संधि काल एवं कौन सा? चारण काल कहा है। भैया इधर देखिए, यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ लिखा वह 1938 में उसका प्रकाशन हुआ था। और इस ग्रंथ की विशेषता है
कि इन्होंने, रामकुमार वर्मा ने जो आदि काल है उसको दो नामों से पुकारा साहब। एक नाम तो क्या है, संधि काल। क्या नाम है साहब, संधि काल। और दूसरा नाम क्या है, चारण काल कहा है। चारण काल कहने के पीछे इनका एक मंतव्य रहा था साहब, यानी रामकुमार वर्मा ने जो चारण काल नाम दिया था उसके पीछे इनका एक मंतव्य रहा था साहब कि आदि काल के जितने भी कवि थे वो जाति से क्या थे साहब, चारण और भाट थे। वो जाति से चारण और भाट थे। इसलिए चारण भाट जो कवि थे उनका काम था राजाओं की बिरदावली गाना, उनका यशोगान करना। इसीलिए इन्होंने आदि काल को जो नाम दिया वह चारण काल नाम दिया। भैया ध्यान रखें, तो रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया था, जिसका प्रकाशन सन 1938 में किया गया। रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा है। इस काव्य की विशेषता, आदि काल को इन्होंने संधि काल और चारण काल भी कहा है। आगे 9वां प्रयास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी द्विवेदी। वैसे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इनका नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन 1940। भैया ध्यान रखना, हिंदी साहित्य की भूमिका। नंबर 2, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उद्भव और विकास 1952। भैया नंबर 3, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1952। भैया ध्यान रखना, इधर देखिए, फिर सुनिए, अगर पूछे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई साहित्य ग्रंथ लिखा? नहीं। केवल इनके जो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुए थे। इनको इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जाता, लेकिन ये इतिहासेतर ग्रंथ माने जाते हैं। इतिहास की परंपराओं का इसमें निर्वहन किया गया है। ध्यान रखना,
इतिहास की परंपराओं का इसमें क्या किया गया है, निर्वहन किया गया है, इसलिए इन्हें साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। भैया ध्यान रहे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और इन तीनों ग्रंथों को साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, ने कि इतिहास ग्रंथ। इन्होंने कोई भी समुचित इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, समुचित इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने तो केवल इतिहास की पद्धतियों का निर्वहन किया है। इसलिए ध्यान रहे, आगे 10वां प्रयास जो किया है गणपति चंद्र गुप्त। भैया गणपति चंद्र गुप्त, इनके द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। भैया ध्यान रहे, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1965, जिसका प्रकाशन सन 1965 में माना जाता है। ध्यान रखना, और इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को तीन काल खंडों में वर्गीकृत किया गया है। भैया ध्यान रखें, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, जिनमें नंबर 1 प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, पहला जो जिसे आदिकाल कहा जाता है, कोई वीरगाथा काल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई चारण काल कहता है, कोई संधि काल कहता है, कोई संत काव्य कहता है, संत काल कहता है, कोई अनेक नामों से जिसे संबोधित करते हैं, उसे गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है, प्रारंभिक काल। नंबर 2 है मध्यकाल। क्या है भैया, मध्यकाल। और नंबर 3 है आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो ध्यान दे भैया, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था उसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है ना। आगे आगे जो कौन सा प्रयास, 11वां या 10वां, यानी 11वां प्रयास हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी 11वां प्रयास जो किया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 माना गया है। कौन सा माना गया है साहब? 1973। नगेंद्र एवं हरदयाल के अलावा, भैया नगेंद्र एवं हरदयाल के अलावा इसमें 26 विद्वानों का भी सहयोग सराहनीय माना गया है। सराहनीय माना गया है, यानी इसमें डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के अलावा कितने 26 अन्य और विद्वान हैं, उन्होंने भी इसको लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा लिखा गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है, और इसमें नगेंद्र एवं हरदयाल के अलावा 26 विद्वानों का भी अपना अलग महत्व है। अगला 12वां जो प्रयास था रामस्वरूप चतुर्वेदी। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, संवेदना का विकास, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986, कौन सा है साहब? 1986 प्रकाशन वर्ष है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस ग्रंथ पर सन 1996 में भैया व्यास सम्मान दिया गया था। लाली भैया इधर देखें, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, जिसको सन 1986 में प्रकाशित किया गया था। इस ग्रंथ को याद रखना इसलिए उचित है, इसलिए प्रमुख है, क्योंकि
इस ग्रंथ को सन 1996 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यूं तो अनेकों विद्वानों ने, बहुत विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे, लेकिन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिन कवियों के द्वारा, जिन साहित्यकारों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, इतिहासकारों के द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें से आपको ये 10-12 जो नाम है, 10-12 जो इतिहास ग्रंथ हैं, वही कालक्रम के अनुसार से, कवियों के अनुसार से, यानी उनकी समय सीमा को लेकर के जो इतिहास लिखे गए उनका आप ध्यान रखें। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न क्रम के अनुसार पूछ लेता है, आरोही अवरोही क्रम से इतिहास ग्रंथों के नाम पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यह कक्षा, यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं जगदीश डागुर उन्हें आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।